हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप ठीक होंगे। हम हमारा आगे का जो है वो कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक का नाम है बदलता हुआ देहांत। ठीक है, बदलता हुआ देहांत और जनता के बीच राजा की छवि। जनता के बीच राजा की छवि मतलब इसमें ये पढ़ेंगे कि जनता जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती थी। ओके, तो हमारा पहले ही क्वेश्चन बनता है कि राजा के बारे में प्रजा क्या सोचती है। तो इसका जो जवाब है वो हमें ज़्यादा नहीं मिला है, मतलब मिला ही नहीं है इतिहासकारों को। इतिहासकारों ने जब इसके बारे में सोचा तो उन्हें कोई अभिलेख नहीं मिला। ठीक है, तो अब उन्होंने किस प्रकार से पता लगाया, तो हमें क्या मिला है, हमें जातक कथाएं और पंचतंत्र जैसी कथाएं मिली है। ठीक है, इससे पता लगाने के बाद इतिहासकार ने क्या करा है, पता लगाया है कि प्रजा जो है वो राजा के बारे में क्या सोचती है। और ये जो कहानी होती थी वो मौखिक रूप से क्या होती थी, किस्से कहानी होते थे, जो कि हम अपने बड़ों से सुनते हैं, वो वाले किस्से कहानी। ठीक है, और बाद में इन्हें क्या करा, बाद में इन्हें लिपिबद्ध मतलब बाद में इन्हें लिखा गया। कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली भाषा में लिखा गया। अब एक कहानी भी दी यहाँ पर, जो कि उसका नाम है गणतुंद। जो ये कहानी है जातक कथा है। इसमें क्या लिखा है कि जो एक कुटीर राजा होता है, जिससे उसकी प्रजा जो होती है वो क्या होती है, दुखी होती है। और दुखी कौन कौन होती है, उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं, मतलब सभी वर्ग के लोग जो होते हैं उससे दुखी होते हैं, जिसमें महिलाएं, वृद्ध लोग, ठीक है, पुरुष, किसान, पशु पक्षी सब सम्मिलित होते हैं। तो राजा क्या करता है, वो सोचता है कि मेरी प्रजा मेरे बारे में क्या सोचती है। तो वो इसके बारे में पता लगाने के लिए क्या करता है, अपनी पहचान बदलकर प्रजा के बीच पता लगाने पहुंच जाता है कि प्रजा उसके बारे में क्या सोचती है। तो सब लोग क्या करते हैं, एक एक करके अपने दुखों को बताते हैं और राजा को भला बुरा कहते हैं। और क्या क्या कहते हैं कि रात में तो जो है डकैत आ जाते हैं, मतलब चोरी करने वाले चोर वगैरह जो भी। और दिन में कौन आते हैं, दिन में जो है राजा के अधिकार आ जाते हैं कर इकट्ठा करने। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, इसके लिए उन्हें गांव छोड़कर जंगलों की ओर भागना पड़ता है। ठीक, उसके बाद अब इससे क्या पता चला हमें, जब हमने देखा है कि प्रजा जो है वो राजा से दुखी है, तो इससे ये पता चलता है कि राजा और प्रजा के बीच जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहे हैं। क्यों, क्योंकि शासक जो है वो बड़े बड़े करों की मांग करता है और उससे क्या करता है, अपने राजकोष को भरता है, जिसके लिए क्या करते हैं, जनता इससे बचने के लिए कहा जाती है जंगलों में भागने लगती है। तथा इन करों से कुछ किसानों ने क्या करा है, कुछ तो जंगल में भाग गए और कुछ ने इन सबसे बचने के लिए उपज या फिर जो कृषि है उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या करा, उपाय ढूंढ लिए हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि क्या उपाय ढूंढे। ठीक है, उपज बढ़ाने के तरीके। तो उपज बढ़ाने का जो पहला तरीका था वो क्या था, हलों का प्रचलन। ठीक है, इन्होंने हलों का प्रयोग किया, कब किया, 6वीं शताब्दी में। और कहाँ पर किया, गंगा और कावेरी नदी घाटी के वहाँ पर किया। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा होती थी वहाँ जब इन्होंने हल का प्रयोग किया तो उससे क्या हुई, भारी वृद्धि हुई। ठीक है, कृषि करने में, और कृषि में भारी वृद्धि तो हुई, उपज तो बढ़ी, लेकिन इसके लिए किसान को क्या करना पड़ा, बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, और फलों से उपज बढ़ने, लेकिन मतलब उपज तो बढ़ी फलों से नहीं, लेकिन उपमहाद्वीप के कुछ भागों में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर कब शुरू हुआ, तो पंजाब और राजस्थान जैसे जो अधशुष्क इलाके जहाँ पर पानी की कमी रहती है, ऐसे क्षेत्रों में हलों का प्रयोग कहाँ पर किया, 20वीं सदी में किया गया। ठीक है, और जब कौन से कुदल का प्रयोग किया गया, कुदल भी एक हल होता है जिसका प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है उपज बढ़ी। एक तो हलों का प्रयोग हुआ, दूसरा क्या हो गया कि उपयोग बढ़ाने का एक और तरीका क्या था, कुएं, तालाब, ठीक है, और नहरों से सिंचाई करना। तो कई बार लोगों ने क्या करा, सिंचाई के लिए मिलकर, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या करा, अपने खुद के दम पर तालाब और कुएं और नहरों का क्या कराया है, निर्माण कराया, जिससे क्या हुआ है, उपज बढ़ने में सहायता मिली है। ओके, अब आता है ग्रामीण समाज में भिन्नता। अब ग्रामीण समाज में भिन्नता कैसे आई, तो जब हुआ क्या करा, इन्होंने उपज बढ़ी तो उसका जो सब लाभ था वो सभी को समान नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कुछ को किसी जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा हो रहा है, कुछ को कम हो रहा है, तो जिससे क्या हुआ, लोगों के बीच भेद पैदा हो गया। ठीक है, किस किस के बीच में भेद पैदा हुआ, बड़े किसान और छोटे किसानों के लिए। छोटे किसान जो है वो कमज़ोर हो गए और जो बड़े ज़मींदार है वो कैसे माने जाते थे, शक्तिशाली माने जाते थे। और ये जो किसान होते थे इनका
जमींदार होते थे, इनका नियंत्रण किन पर होता था? छोटे छोटे किसानों पर होता था, ठीक है। और जो ये बड़े जमींदार है, इनका पद किसे होता था? वंशानुगत होता था। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है गृहपति। गृहपति जो है ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है। तो गृहपति क्या है? गृहपति जो है वो घर का मुखिया होता है, ठीक है। घर में जितने भी लोग रहते हैं उस पर इसका नियंत्रण होता है, और घर में जितनी भी चीज़ें उस सब का मालिक भी कौन होता है? यही होता है, उसे गृहपति कहते हैं। और कई कई पर व्यापारियों के लिए भी गृहपति जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बनता है भूमिदान एवं नए ग्रामीण, ठीक है। तो ये क्या है? तो भूमिदान के जो परिणाम है वो हमें कई में मिलते हैं, मतलब बहुत सारे परिणाम मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं? क्योंकि जब भूमिदान करते थे या फिर भूमि जब दान में देते थे तो वो क्या करते थे? उसे अभिलेख या तामपत्रों पर लिखवा देते थे। और किसे देते थे? जिन्हें वो भूमि दान कर रहे, किसके रूप में? प्रणाम के रूप में, ठीक है। कि उसके पास परिणाम रहे कि वो उसके पास भूमि उसकी खुद की है, ओके। अब ये जो अभिलेख होते थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, और कुछ तमिल और तेलुगु स्थानीय जो भाषा होती थी उनमें भी लिखे जाते थे। उदाहरण के तौर पर एक प्रभावती गुप्त नाम की एक महिला होती जो कि किसकी है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, जिनका विवाह कहाँ पर होता है? जिनका विवाह ढक्कन पठार के एक परिवार में होता है, ठीक है। अब इससे अभिलेख में मिला है कि इन्होंने क्या करा है? भूमि दान की है। लेकिन जब धर्म शास्त्रों के अनुसार हम देखेंगे तो उसमें स्त्रियों को ना ही भूमि रखने की आज़ादी होती है, ना ही संपत्ति, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो ये व्यवस्था थी ये समान रूप से किसी पर लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी माना जाता है कि प्रभावती गुप्त ने इसलिए भूमि दान में दी, या फिर इसलिए उनके पास भूमि रही क्योंकि वो एक रानी थी, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि भूमि दान में जो दिए जाते थे वो हिस्से कई कई तो छोटे होते थे, लेकिन कई कई जो हिस्से होते थे वो बड़े बड़े दान में देते थे। मतलब जिस इंसान से जितना बने वो उतना दान में देता था। मतलब किसी इंसान ने छोटे दे दिए हैं तो किसी ने कहीं बहुत बड़ा भाग दे दिया है। तो भूमि दान जो होते थे वो ऐसे होते थे, मतलब कोई छोटा दान में देता था तो कोई बड़ा हिस्सा जो होता था भूमि का वो दान में देता था। अब हमारा 6 पॉइंट है नगर और व्यापार, ठीक है। और नए नगर, तो नए नगर क्या है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में क्या हुआ? बहुत सारे क्षेत्रों का उदय हुआ, ठीक है। जो कि अधिकांश नगर क्या थे? महाजनपदों की राजधानी होती थी। और ये जो होते थे ये सभी कैसे होते थे? संचार के मार्ग के किनारे बसे होते थे। संचार मतलब जहाँ से वो आना जाना कर सके। एग्जाम्पल में दिया है पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र जो है वो नदी मार्ग के किनारे, अभी नदी के किनारे तो क्या कर सकते हैं हम वहाँ से, मतलब नाव के द्वारा व्यापार या फिर वहाँ पर आ जा सकते हैं। उसके बाद उज्जैनी, तो उज्जैनी जो है भूतल पे है, ठीक है। भूतल पे भी हम क्या कर सकते हैं? परिवहन कर सकते हैं, फिर संचार कर सकते हैं। उसके बाद जो पुहार है वो कहाँ पर है? समुद्र तट पर स्थित है, जहाँ से समुद्र मार्ग जो है वो प्रारंभ होता है, ठीक है। उसके बाद मथुरा जैसे जो अनेक देश है वो व्यवसाय, संस्कृति और राजनीतिक जो गतिविधियां के हैं वो केंद्र माने जाते हैं। तो ये थे नए नगर, ओके। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या कैसे? सामंत वर्ग व शिल्पकार, ठीक है। तो शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगर में रहते थे। किस में रहते थे? किलेबंद नगर पे रहते थे, ओके। जिनमें से अधिकांश स्थल पर व्यापार रूप से खुदाई और संभोग की जाती थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है नगरीय जनसंख्या, मतलब नगर की जनसंख्या थी वो कैसी थी? तो नगर में 2 लोग थे, एक तो समृद्ध मतलब जिनके पास सब चीज़ें, अमीर लोग मतलब, और दूसरा आता था शिल्पकार। शिल्पकार मतलब वही गरीब किसान वगैरह, ठीक है। तो जो समृद्ध वर्ग के लोग होते थे वो क्या होते थे? वो अच्छी अच्छी चीज़ों का यूज़ करते थे। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण दिया, जो अमीर लोग होते थे वो सोने, चांदी, ठीक है, तांबा, हाथी के दांत, शीशे, तरह तरह के पदार्थ, ठीक है, उनसे बने गहने, उपकरण, हथियार व पक्की मिट्टी आदि मिली है, जिससे क्या पता चलता है कि ये लोग अमीर होते हैं। उसके बाद नगर में दूसरे लोग भी रहते थे, जैसे कि धोबी, ठीक है। धोबी के बाद और क्या है? बुनकर, लिपिबद्ध, ठीक है, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, राजगुरु, व्यापारी, ये सब कैसे होते थे? शिल्पकार श्रेणी में आते थे। और इन्हें क्या कहा जाता था? इन्हें श्रेणी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि श्रेणी किसे कहा जाता है, तो ये सब जो लोग हैं इन्हें क्या कहा जाता है? श्रेणी कहा जाता है, ठीक है।
शिल्पकार जो है वो नगर में रहने वाले जो अमीर लोग होते थे, उनकी बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या करा, लोहे के उपकरणों का भी प्रयोग किया है, जिससे ये लोग जो भी मांगते थे, क्योंकि ये समृद्ध होते थे, इनके पास पैसा होता था, तो ये अच्छी अच्छी चीज़ों की मांग करते थे। तो इन सब मांगों को पूरा करने के लिए इन्होंने किसका किया है, लोहे वाले जो भी उपकरण है उनका प्रयोग किया है। अब है उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के नदी मार्ग और भूतल से मानो जाल सा बिछ गया। मतलब ये है कि जब 6ठी शताब्दी आई तो भूतल से यानी भूमि से तो व्यापार होता है, लेकिन नदी जो मार्ग है उनसे भी व्यापार होने लगा। तो भूतल पर कौन कौन, तो मध्य एशिया और उसके आगे के जो क्षेत्र थे वहाँ पर भूतल से, और समुद्री मार्ग से कई बंदरगाहों से जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी से मार्ग चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी फैल गया। संभवतः अब ये व्यापार करते थे तो इनके लिए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या लेते थे, ये लोग धन लेते थे। ठीक है, अब ये जो व्यापार करते थे तो इसमें ना कितने लोग सम्मिलित होते थे, 2 लोग, जो कि एक लोग जो होते थे वो पैदल फेरी लगाकर, ठीक है, मतलब पैदल पैदल घूमकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। दूसरे बैलगाड़ी, घोड़े, खच्चर व जानवरों के साथ चलकर क्या करते थे, व्यापार करते थे। अब जो लोग समुद्र मार्ग से व्यापार करते थे ना, तो वो कैसे होती थी, खतरनाक यात्रा होती थी, क्योंकि समुद्र मार्ग में तो कहीं बाढ़ आ रहा है, ठीक है, ये सब होता था ना, इसलिए खतरनाक होती थी, लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। क्यों, क्योंकि सस्ती व सुलभ होती थी। अभी जो व्यापारी और धनी लोग होते थे, इनके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है, क्या, सेट्टी। सेट्टी धनी व्यापारी को कहते थे। अब ये लोग व्यापार करते थे तो किस चीज़ का करते थे, तो ये लोग क्या करते थे, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, लकड़ी, जड़ी बूटियों को क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। और हम रोमन साम्राज्य की बात करें तो रोमन साम्राज्य की काली मिर्ची, मसाले और कपड़े, जड़ी बूटी की भारी मांग रहती थी, क्योंकि ये सब वहाँ पर अच्छा रहता था। ठीक है, और ये सब किसके द्वारा पहुँचाया जाता था, तो ये अरब सागर के रास्ते भूतल क्षेत्र पर पहुँचाया जाता था। अब हमारा अगला टॉपिक है सिक्के और राजा। अब व्यापार कब आसान हुआ, जब सिक्के का प्रचलन हुआ। ठीक है, तांबे और चांदी के जो सिक्के हैं वो सबसे पहले ढाले गए। उपमहाद्वीप के खुदाई के दौरान ऐसे सिक्के मिले और मुद्रा शास्त्र ने इनका अध्ययन किया। अब मुद्रा शास्त्र कौन होते हैं, तो मुद्रा शास्त्री वो होते हैं जो कि मुद्रा के बारे में अध्ययन करते हैं कि मुद्रा किस राजा के बारे में। ठीक है, और इन्होंने जब अध्ययन किया तो इन्होंने पता लगाया कि सिक्के जो थे वो किन राजाओं द्वारा जारी कराए गए थे। संभवतः यह है कि व्यापारी, धनीपतियों और नगरियों को इस प्रकार के कुछ सिक्के की जानकारी किए गए। ठीक है, सबसे पहले जो प्रतिमा, मतलब अपने नाम के संग, मतलब सिक्के पर नाम भी लिखा और फोटो भी है, ऐसे सिक्के किसने जारी किए थे, तो यूनानी जो शासक थे उन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए थे। ठीक है, और सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए थे, तो कुषाण शासकों ने जो थे सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो जारी किए थे। ओके, आगे बहुतल वस्तुओं और भारी मात्राओं में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था। क्या किया जाता था, सिक्के जब आए तो सिक्के देकर व्यापार करना बहुत आसान हो गया, और रोमन साम्राज्य में जो है वो बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। सबसे भव्य और अच्छे सिक्के जो थे किसने जारी किए हैं, गुप्त शासक जो है उन्होंने जारी किए। ठीक है, लेकिन 6ठी शताब्दी आते आते क्या हुआ, सोने के सिक्के मिलना कम हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ कि सोने के सिक्के मिलना कम हो गए, तो इस समय जो थे वो आर्थिक संकट पैदा हो गया था, और इस बात को लेकर इतिहासकारों के बीच क्या है, मतभेद है। उनका ये मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था, जिससे क्या हुआ, व्यापार में कमी आई और सिक्के मिलना कम हो गए। लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्के का उल्लेख होता है। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और किसी के लिए संग्रह नहीं करके रखा जा सकता। मतलब सिक्के जो थे वो प्रचलन में थे, मतलब व्यापार देकर हम क्या कर रहे थे, एक दूसरे को सिक्के ले भी रहते, दे भी रहते। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी इंसान जो था वो सिक्के को एकत्रित कर नहीं रख पाता था, जिससे क्या हुआ, सिक्के में जो थी वो कमी आ गई। अब हमारा अगला टॉपिक है मूल बातें। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो अभिलेख होते थे उनका अर्थ कैसे निकाला जाता था। ठीक है, तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है ब्राह्मणी लिपि का अध्ययन। आधुनिक भारतीय भाषाओं से प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों
मूल ब्राह्मणी लिपि में थी। मतलब जितनी भी लिपियाँ थी वो किस भाषा में थी? ब्राह्मणी जो भाषा थी उसमें जो था लिखा गया था। ओके, ब्राह्मणी का लिपि का प्रयोग किस में किया गया है? तो अशोक के जो अभिलेख है उसमें किया गया है। 18वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वान और भारतीय पंडितों की सहायता से बंगाली और देवनागरी लिपि के कई पांडुलिपियों का अध्ययन शुरू किया। ठीक है, और उसने अक्षरों की प्राचीन अक्षरों के नमूने से तुलना की। मतलब क्या किया? ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने के लिए ब्राह्मणों ने, जो भारत के पंडित थे उनने, और जो यूरोप के विद्वान ने, उन्होंने क्या किया? अक्षरों को मिलाया और जब जाके ब्राह्मणी लिपि जो है उसका अर्थ निकाला। अब कई बार जो अभिलेखों जब इन्होंने अध्ययन किया तो इन्हें अनुमान लगाया कि शायद ये संस्कृत में लिखे, लेकिन नहीं, ये कौन सी भाषा में लिखे थे? ये प्राकृतिक भाषाओं में लिखे थे। और ब्राह्मणी जो लिपि उसका अर्थ किसने निकाला? तो उसका अर्थ जो है जेम्स प्रिंस ने निकाला। ठीक है, कब निकाला? 1838 में निकाला। उसके बाद एक खरोष्टी जो लिपि है उसको कैसे पढ़ा गया? तो खरोष्टी जो लिपि उसको कैसे पढ़ा गया कि जो यूनानी राजाओं द्वारा बनाए गए जो सिक्के थे उनसे जानकारी हासिल की। ठीक है, राजाओं के सिक्कों के नाम यूनानी और खरोष्टी भाषा में लिखे थे। खरोष्टी जो भाषा थी उसमें लिखे थे। यूनानी भाषा पढ़ने वाले यूरोपियों ने अक्षरों का मेल किया। ठीक है, और जब मेल किया तो जब उन्होंने क्या करा, जो प्रिंस थे उन्होंने खरोष्टी लिपि का अर्थ अपनी भाषा में निकाला, जिससे कि जो अभिलेख थे उनको पढ़ना कैसा। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। मतलब अभिलेखों की क्या सीमा थी? ठीक है, तो अभिलेखों की क्या सीमा थी? तो सीमा का मतलब होता है कि अभिलेख से किस प्रकार तक हमने जानकारी प्राप्त की। तो अभिलेखों की जो सीमा है वो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी ही जगह तक सीमित थी। जैसे कि अभिलेख पर जो अक्षर लिखे होते थे वो हल्के लिखे हुए थे। ठीक है, जिससे वो क्या होगा, जिन्हें पढ़ पाना मुश्किल हो गया। अभिलेख, और कुछ अभिलेख जो थे वो नष्ट भी हो गए थे, और कुछ अक्षर जो थे वो दिखना भी बंद हो गए थे। मतलब जो पुरानी चीजें होती हैं वो कैसे रखी रखी अक्षर धीरे धीरे मिटना शुरू हो जाते हैं या फिर दिखते नहीं है, तो ऐसे लुप्त हो गए थे जिन्होंने पढ़ नहीं पाया। ठीक है, और हम अभिलेख जो था उसका वास्तविक अर्थ भी नहीं निकाल पाए। क्यों नहीं निकाल पाए? क्योंकि अभिलेख जो थे वो उस समय उस स्थान पर लिखे और क्या पता किस मकसद से लिखे गए हों। ठीक है, इसलिए उसका वास्तविक अर्थ निकालना भी कठिन हो गया। तो ये थी अभिलेखों की साक्ष्य सीमा। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया। हम नेक्स्ट जो चैप्टर है उसकी वीडियो जल्दी लाएंगे। थैंक यू।